जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइएगा, आपको मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है? जी। मुझे काइंडली वॉइस पे फीडबैक दीजिएगा, आपको आवाज़ क्लियर है? ठीक हो गया। चलिए, हम लोगों ने स्प्रिंग 23 के क्वेश्चंस करने थे, उनके ऊपर आते हैं। मैंने आपको टारगेट दिया था कि आपने इसको पढ़ के आना। एंड आई बिलीव एंड आई होप एंड आई विश कि आपने इसको पढ़ा होगा। तो शुरू करते हैं। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 से कहानी का आगाज करते हैं। एक दफा मैं चाहूंगा कि आप सारे बच्चे इसको एक दफा जल्दी से रीड कर लें, फिर हम इसको फॉर्मली स्टार्ट करें। जल्दी से बस इसको एक नजर पढ़ लें, देन वी विल स्टार्ट द एक्शन। हाँ जी। पढ़ लिया सवाल? चलिए, मैं कर देता हूँ मैसेज। जी, सवाल रीड हो चुका है। ठीक है सर, सवाल पढ़ते हैं। कहता जी, ऑन यकम दिसंबर 2022 स्पैरो ट्रेडर्स decided to install a solar energy system at its factory in an effort to reduce operational expenditures। ठीक है जी। वो अपना बिल कम करना चाहते हैं, तो वो सोलर लगाने में इंटरेस्टेड है। ये कब डिसाइड किया? ये कब? 4 दिसंबर ST entered into a contract with Parrot Electrics for the acquisition of an imported solar system at a price of ₹12 million। 4 को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है पैरट के साथ। 4 को कॉन्ट्रैक्ट किया है पैरट के साथ कि वो एक्वायर करेंगे एक इंपोर्टेड सोलर सिस्टम। किस प्राइस पे? 12 मिलियन की प्राइस पे। तो प्राइस भी सेट हो गई है, और जो चीज़ लेनी है वो भी सेट है। अच्छा जी, चूंकि सोलर सिस्टम इंपोर्टेड है और ये एक सर्विस नेचर का कॉन्ट्रैक्ट बन गया है,
तो फिर ये डिफरेंट माइलस्टोन्स में कवर होगा। पहले डिलीवरी ऑफ सोलर पैनल्स होगी, फिर सिस्टम को बनाया जाएगा, और फिर स्मूथ रन टेस्ट होगा। और हर एक के साथ ड्यू डेट लिखी हुई है, 31 दिसंबर, 31 जनवरी, 28 फेब। और हर फेज के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को पे किया जाएगा। अंडर द एग्रीमेंट, पीई agreed to pay 5,000 per day on the failure to meet any of the project milestone। कहता है जी, एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है कि पीई जो पैरेट वाले हैं वो 5,000 रुपया देंगे पर डे ऑन द फेलियर टू मीट एनी ऑफ द प्रोजेक्ट माइलस्टोन्स। कि अगर 31 तक डिलीवरी नहीं हुई, 31 जनवरी तक कमीशनिंग नहीं हुई, तो हर दिन वो 5,000 रुपया पे करेंगे। सिमिलरली एस टी एग्री टू पे अ पेनल्टी ऑफ 1% पर मंथ। दूसरी तरफ एस टी ने कहा कि हम 1% पर मंथ की पेनल्टी देंगे ऑन द फेलियर टू पे द अमाउंट ऑन ड्यू डेट्स। अगर वो अमाउंट को ड्यू डेट पे नहीं दे पाए तो वो 1% ऑफ द अमाउंट की पेनल्टी देंगे पर मंथ। ऑन द डेट of the agreement, there was no statutory taxes levied on the import of solar panels। जब ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया तो उस टाइम पे किसी भी तरह के टैक्सेस नहीं थे। नो स्टैट्यूटरी टैक्सेस levied on the import of solar panels। However, effective from 10 December, the government imposed 16% custom duty। On 26 December, the consignment of solar panels arrived in Pakistan। PE shared the new duty structure with ST and demanded an additional amount of rupees 1.5 million to proceed further। उसने कहा कि भाई अब हमें 1.5 मिलियन मजीद चाहिए क्योंकि टैक्स लग गया। पहले टैक्स नहीं था, अब टैक्स लग गया इंपोर्ट के ऊपर। Under the provisions of the Contract Act 1872 discuss the relative positions of ST and BI। आपने दोनों की तरफ से बात करनी है। रिक्वायरमेंट को जरा गौर से पढ़ लिया करें, आपने दोनों पार्टीज की तरफ से बात करनी है। आपने एसटी की तरफ से भी बात करनी है और आपने पी की तरफ से भी बात करनी है, उनकी इंडिपेंडेंट सिचुएशंस के ऊपर। यानी कि दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू आपने बताना है और आपने रेमेडीज भी बतानी है। तो ये अलग सवाल है और ये अलग सवाल है, 6 और 4 10 नंबर का। तो ये एक लंबी केस स्टडी आई के अपने टेस्ट की है। नॉर्मली वो टेस्ट नहीं करता था और आजकल भी नहीं वैसे कर रहा था लंबी केस स्टडी टेस्ट, बट आई के आपने पूछ लिया तो कर लेते हैं सॉल्व। ऑन 27 दिसंबर, एस टी रिफ्यूज टू पे द कस्टम ड्यूटी and barred PE from accessing the commissioning site due to the price dispute। पहले हम सिर्फ वन पार्ट कर लेते हैं, फिर टू पार्ट पे जाएंगे। 27 दिसंबर को एसटी जिन्होंने सोलर लगाना था उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि हम तुम्हें ये 1.5 मिलियन नहीं देंगे। एंड बार्ड पीई फ्रॉम एक्सेसिंग द कमीशनिंग साइट, और रोक दिया पीई को कि तुम लोग आ ही नहीं सकते क्योंकि अब प्राइस का डिस्प्यूट आ गया। प्राइस का डिस्प्यूट आ गया। अब लेट्स से इतना ही सवाल है। अब नीचे क्या हो रहा है हमें नहीं पता। तो यहाँ पे अब इसको कैसे लिखें, कैसे प्रेजेंट करें, किस तरीके से इसको सॉल्व करें। इसमें जो चैप्टर्स टेस्ट हो रहे हैं बेसिकली वो परफॉर्मेंस के चैप्टर्स टेस्ट हो रहे हैं, 6 और 7 अलॉन्ग विद चैप्टर नंबर 9। ठीक है ना। तो सबसे पहले जरा बात कर लेते हैं पार्टीज की पोजिशनिंग के ऊपर। पहले जरा पीई की बात कर लेते हैं। पीई को रोक दिया गया है। अच्छा, क्यों रोका है? क्योंकि पीई ने एडिशनल पेमेंट डिमांड की थी। मुझे ये बताइए कि ये जो एडिशनल पेमेंट पीई के ऊपर इम्पोज की है गवर्नमेंट ने, ये सेलर के ऊपर इम्पोज होनी चाहिए या सेलर ये रिकवर करे कस्टमर से? आप लोग का इसके बारे में क्या विचार है? क्या ये पेमेंट सेलर को पे करनी चाहिए या सेलर आगे ये पेमेंट अपने कस्टमर से रीइंबर्स करता फिरे? क्या होना चाहिए?
जी, क्या कहते हैं आप लोग? अगर एक चीज महंगी हो जाती है, अगर आपको याद हो परफॉर्मेंस में हम लोगों ने कहा था ना कि अगर एक चीज महंगी हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि अब तुम इसको परफॉर्म ना करो। याद आया आपको पॉइंट? जी। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है ना? एम आई ऑडिबल टू यू? जी। तो थोड़ा एक्टिवली बताया ना मुझे कि ये जो पीई डिमांड कर रहा है एडिशनल पेमेंट ऑफ रुपीज 1.5 मिलियन फॉर कस्टम ड्यूटी, क्या ये अमाउंट चार्ज करना या ये पैसे डिमांड करना जायज भी है या नहीं है? क्या ये जस्टिफाइबल है या नहीं है? मेरा आपसे पहला मासूमाना सवाल है। ये जायज नहीं है। ये एक्स्ट्रा पेमेंट डिमांड करना बिल्कुल भी जायज नहीं है। तो आप सबसे पहले ये लिखेंगे कि पीई ने ये जो 1.5 मिलियन डिमांड की है ये जस्टिफाइबल नहीं है। जस्टिफाइबल नहीं है। क्योंकि अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने टेंडरिंग में एक बात पढ़ी थी कि आप एक दफा जब कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं ना तो उसके बाद कंटिजेंसी नहीं लेके आते कि अगर तुम ये काम करोगे तो फिर मैं तुम्हें ये चीज डिलीवर करूंगा। ये अगर आपने डिसाइड करना होता है तो इसको फिर एग्रीमेंट का पार्ट बनाए या कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बनाए। कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बनने के बाद अगर आप उसके ऊपर कोई कंडीशनल परफॉर्मेंसेस लगा रहे हैं, कोई कंडीशनल ऐड कर रहे हैं, तो उससे एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट खराब हो जाता है। उससे आपका एक्चुअल जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो खराब हो जाता है। और ये कहना है कि मुझे 1.5 मिलियन ज्यादा दो, तो ये ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की बेहुरमती है। आप ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को वन साइडेड चेंज नहीं कर सकते। आप ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को वन साइडेड चेंज नहीं कर सकते, तो इस तरह की ऑल्ट्रेशन करना भी अलाउ नहीं है। क्योंकि याद करें, नोवेशन ऑल्ट्रेशन ये सारे म्यूचुअल कॉन्सेंट से होते थे। तो ये कहना है कि जनाब 1.6 मिलियन अब हैवी हो गया है तो मुझे ये आपसे रिकवर करने हैं, तो भाई महंगा हो सस्ता हो अब ये तुम्हारे ऊपर है, ये सेलर की जिम्मेदारी होती है। वो अकोमोडेट करता है। बायर को इससे मसला नहीं है। भाई अगर गवर्नमेंट इसके प्राइस कम कर देती तो क्या ये बायर को पैसे वापस करता? उस टाइम पे क्या ये बायर को पैसे वापस करता? नहीं करता। तो जब तुम सस्ता होने पे पैसे वापस नहीं करोगे तो फिर महंगा होने पे पैसे लेने के क्लेम भी नहीं रखते। तो पहली चीज तो ये कि ये जो 1.5 मिलियन की डिमांड उसने की है ये डिमांड बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। ये डिमांड नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद उसमें कंटिजेंसी ऐड नहीं कर सकते। उसमें कंटिजेंट परफॉर्मेंस ऐड नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरा, मुझे बताइए क्या ये एक रेसिप्रोकल प्रॉमिस होता है कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा तो मेरा ये काम करो? एक हाथ से दो और एक हाथ से लो। या तुम पहले काम करो फिर मैं तुम्हें पैसे दूंगा। ये एक रेसिप्रोकल प्रॉमिस है ना कि तुम ये काम करो फिर मैं तुम्हें पैसे दूंगा, या तुम पैसे पहले ले लो फिर बाद में काम कर दो। तो अगर पैरेट वाले सोलर सिस्टम डिलीवर करना चाह रहे हैं, अगर पैरेट वाले सोलर सिस्टम डिलीवर करना चाह रहे हैं और एसटी वाले रोक रहे हैं। अच्छा, रोक क्यों रहे हैं? क्योंकि अभी प्राइस का डिस्प्यूट चल रहा है, मगर रोक तो रहे हैं। तो एसटी वाले अगर रोक रहे हैं पी वालों को कि तुम लोग हमारी साइट को एक्सेस नहीं कर सकते, तो डू यू थिंक कि ये प्रिवेंटिंग द परफॉर्मेंस के ऊपर बात आ रही है? हाँ जी, वो अटेम्प्ट करने में इंटरेस्टेड है मगर दूसरी पार्टी उनको बाकायदा रोक रही है कि नहीं तुम हमारी जो है वो प्रेमिसेस को एक्सेस नहीं कर सकते। वो तो डिलीवर करना चाह रहे हैं मगर ये लोग उसको एक्सेस नहीं होने दे रहे। वो तो डिलीवर करने में इंटरेस्टेड है मगर ये लोग उसकी एक्सेस ही नहीं होने दे रहे। ये परफॉर्मेंस को प्रिवेंट कर रहे हैं। परफॉर्मेंस को क्या कर रहे हैं? प्रिवेंट कर रहे हैं। अच्छा, अगर एक पार्टी परफॉर्म करने को तैयार हो और उसने वैलिड ऑफर ऑफ
वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस दी हो और दूसरी पार्टी यानी कि एसटी ने एक्सेप्ट ना की हो, तो क्या बाद में एसटी वाले क्लेम कर सकते हैं कि तुम हमें कंपनसेशन दो, तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया? तो इसका मतलब है कि आप पीई को आप लायबल नहीं कर सकते नॉन डिलीवरी और नॉन इंस्टॉलेशन के लिए। अब पीई तो लायबल नहीं होगा ना, क्योंकि पीई ने तो आपको वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस दे दी थी, दूसरी पार्टी ने तो उसको रोक लिया, दूसरी पार्टी ने रोक लिया। तो अब आपने ये बताना है कि दोनों पार्टीज के पास कौन कौन सी रेमेडीज अवेलेबल है, दोनों पार्टीज के पास कौन कौन से रेमेडीज अवेलेबल है। पहले मुझे बताइए, एसटी के पास जो स्पैरो वाले हैं उनके पास क्या रेमेडी है? एसटी के पास क्या रेमेडी है कि अगर पीई टाइम पे डिलीवर नहीं करता, पीई अगर टाइम पे डिलीवर नहीं करता और उसकी वजह से अगर कोई भी नुकसान आ जाए तो एसटी वो नुकसान रिकवर कर सकती है। और इसी तरह अगर दूसरी पार्टी टाइम पे डिलीवर नहीं करती है, दूसरी पार्टी उसको उसकी परफॉर्मेंस को रोक रही है, तो परफॉर्मेंस के रोकने की वजह से जो भी उनको नुकसान हो रहा है वो दूसरी पार्टी से रिकवर किया जा सकता है। तो दोनों पार्टीज आपस में कंपनसेशंस रिकवर कर सकती हैं, दोनों पार्टीज आपस में क्या कर सकती हैं, कंपनसेशंस ले सकती हैं। अगर एक दूसरे को प्रिवेंट कर रही है, एक दूसरे को अगर प्रिवेंट कर रही है तो दोनों पार्टीज आपस में कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। तो ये था इसका पार्ट वन। फिर अगर मैं पार्ट टू पे आता हूं, तो पार्ट टू क्या है? पार्ट टू पढ़ते हैं। कहता है जी, पैरेट ने थ्रेट किया है टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट इफ एसटी फेल्स टू रीइंबर्स द कस्टम ड्यूटी। उसने थ्रेट किया है कि भाई मैं कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल कर दूंगा अगर तुम मुझे कस्टम ड्यूटी नहीं देते। एसटी जिसके पास अब कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, उसने 1.5 मिलियन के कस्टम ड्यूटी पे कर दी, उसने पे कर दी। और आफ्टर विच और उसके बाद पी ने वो सिस्टम इंस्टॉल कर दिया। On 28 Feb, ST informed that PE that it will make the final payment only after PE agrees to the deduction of rupees 1.5 million। उसने कहा कि भाई ठीक है, मैं अब तुम्हें आखिरी पेमेंट उस वक्त करूंगा जब तुम ये 1.5 मिलियन उसमें से माइनस करोगे, क्योंकि तुमने उसके ऊपर या तुमने हमारे ऊपर कोर्शन की है, तुमने हमारे ऊपर क्या की है, कोर्शन की है। मुझे बताइए, क्या ये कोर्शन की डेफिनेशन में आता है? भाई कोर्शन की डेफिनेशन क्या थी? कोर्शन की डेफिनेशन क्या थी? मारपीट करना बंदे के साथ या उसकी प्रॉपर्टी के साथ, मारपीट करना, फिजिकली अब्यूज करना उसकी प्रॉपर्टी को, या उसको धमकी देना। तो यहां पे तो कोई फिजिकल मारपीट नहीं हो रही, यहां पे तो कोई धमकियां नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा एक्ट तो नहीं हो रहा ना जो कि पाकिस्तान पिनल कोड ने जिसको मना किया हो। यहाँ पे तो कोई ऐसा एक्ट नहीं हो रहा जिसको पाकिस्तान पिनल कोड ने मना किया हो। भाई वो सिर्फ पैसे मांग रहे हैं, ये कोई क्रिमिनल चीज तो नहीं है, कोई कोई क्रिमिनल एक्ट तो नहीं है पैसे मांगना, ठीक है ना? तो ये कोर्शन की डेफिनेशन में तो शामिल नहीं है। एक बात जो आपको पता होनी चाहिए कि ये कोर्शन की डेफिनेशन में शामिल नहीं है, ये चीज कोर्शन की डेफिनेशन में नहीं है। तो कोर्शन वाली बात तो एप्लीकेबल नहीं हुई। तो वो जो क्लेम कर रहे हैं एसटी वाले, ये वैलिड नहीं है। तो ये क्लेम इनवैलिड है, ये क्लेम इज नॉट वैलिड। यहां तक बात समझ आई? और चूंकि एसटी वालों ने अब पेमेंट कर दी है,
तो इसका मतलब है कि इन्होंने एक तरह से इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट को चेंज कर दिया पेमेंट करके। जब इन्होंने इंपोर्ट ड्यूटीज 1.5 मिलियन पे कर दी हैं पैरेट को, तो इसका मतलब है कि इन्होंने जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है उसको इम्प्लाइड तरीके से बदल दिया। उसको इम्प्लाइड तरीके से क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। और अब चूंकि चेंज हो गया है और दोनों पार्टीज एग्री हो गई थी उस टाइम पे, तो अब उनको उसी बात पे स्टिक रहना होगा। अब ये पैसे वापस से रिफंडेबल नहीं होंगे, अदरवाइज वो दे ही क्यों रहे हैं। और जो एसटी ने कहा था कि मैं 1% पर मंथ आपको कंपनसेशन दूंगी अगर हम लोग पेमेंट टाइम पे नहीं कर पाए, तो पी के पास ये राइट है। पी के पास ये राइट है कि अब वो उसको क्लेम कर सकता है। और दूसरी तरफ जो इन्होंने कहा था कि अगर हम टाइम पे अपना वादा पूरा ना कर पाए तो हम आपको देंगे, दूसरी पार्टी के पास ये वाली ऑप्शन भी अवेलेबल है। सो दिस वाज द क्वेश्चन। क्वेश्चन में है ऐसा कुछ नहीं, बट इसके जो वर्डिंग है, जो सवाल की वर्डिंग है, वो उसको थोड़ा सा मुश्किल बना देती है। ऑल तो इस क्वेश्चन में कोई इतनी बड़ी वो नहीं है, परेशानी नहीं है। पॉइंट क्लियर हो गया? चलो आगे। अच्छा, फिर आपको इसके बाद एक और सवाल दिया था करने को, और वो सवाल था जनाब, क्वेश्चन नंबर 5। एक दफा ये सवाल को भी जल्दी से पढ़ लें, फिर हम इसके ऊपर बात करते हैं। एक दफा इस सवाल को जल्दी से रीड कर लें, देन विल डिस्कस ऑन दीज टू पार्ट्स। गिविंग यू 5 मिनट्स, जल्दी से बस सिंपल रीडिंग करनी है, और जो समझ आता है उसको दिमाग में रखना है, देन विल
जी, पढ़ लिया सवाल, करें स्टार्ट। कहता है, करीम अ 90-year-old farmer resides in a remote village. Kareem's son Wajid, who resides abroad, has appointed Zain to look after his aging father. जैन की ड्यूटियों में शामिल था उसके हाउस होल्ड को मैनेज करना और ऑपरेशंस को संभालना। जैन एडवाइज्ड करीम टू सेल अ पोर्शन ऑफ हिज लैंड। जो जैन मुलाजिम था, उसने एडवाइस की उस बूढ़े शख्स को कि तुम अपना ये जमीन बेच दो, क्योंकि इसकी वैल्यू दिन ब दिन कम होती जा रही है। और मैं चलो तुमसे खरीद लेता हूँ, कितने की? 5 लाख रुपए की। और 28 फरवरी वाजिद विजिटेड हिज फादर, बेटा वापस आया, एंड केम टू नो दैट द लैंड परचेज्ड बाय जैन की मार्केट वैल्यू है 50 लाख, जो कि वो बेच चुका है कितने की? 5 लाख की। वाजिद कन्विंस्ड करीम टू फाइल अ सूट अगेंस्ट जैन। बेटे ने बाप को कन्विंस किया कि हम केस करेंगे जैन के खिलाफ। टू सपोर्ट हिज फादर, वाजिद एग्रीड टू पे द प्रोफेशनल फीस ऑफ लॉयर एंड रिलेटेड एक्सपेंसेस। उसने कहा, अबू जी आप केस करें, मैं सारा खर्चा उठाऊंगा। हाँ जी, मैं सारा खर्चा उठाऊंगा, मैं अभी सिर्फ पार्ट ए में इंटरेस्टेड हूँ। क्या लगता है, पार्ट ए में क्या हो चुका है, क्या हो रहा है? क्या ये अनड्यू इन्फ्लुएंस है? क्या ये क्वेश्चन है? ये है क्या एक्चुअली में, चल क्या रहा है इस पार्ट में? हाँ जी, आपके नजदीक इस पार्ट में क्या हो रहा है? जी सर, क्या ये, पहले मुझे ये बताइए, क्या ये केस कर सकता है? 3 नंबरों के लिए मेरा आपसे पहला सवाल है कि क्या ये केस कर भी सकता है? कर सकता है। अच्छा, उसके पीछे की रीजन क्या होगी? कि एक बूढ़े शख्स को इमोशनली ब्लैकमेल किया है। किसने इमोशनली ब्लैकमेल किया है? उसके केयर टेकर ने। तो क्या इनके आपस में कोई रिश्ता, कोई फिड्यूशरी रिश्ता कायम है? बिल्कुल है, केयर टेकर था। तो एक फिड्यूशरी रिश्ता बन जाता है, जिसकी वजह से एक पार्टी अपनी पोजीशन का फायदा उठाते हुए दूसरी पार्टी को इन्फोर्स कर रही है। तो हम अनड्यू इन्फ्लुएंस का शिकार हो रहे हैं। हम किसका शिकार हो रहे हैं? अनड्यू इन्फ्लुएंस का शिकार हो रहे हैं। हम जनाब किसका शिकार हो रहे हैं यहाँ पे? अनड्यू इन्फ्लुएंस का। क्योंकि एक पार्टी अपनी पोजीशन को डोमिनेट कर रही है दूसरी पार्टी के ऊपर और उससे अनफेयर एडवांटेज ले रही है। तो ये तो पार्ट ए में आपने बता देना था। अच्छा, दूसरी पार्ट में क्या है? दूसरे पार्ट को पढ़ते हैं। अज्यूम दैट इन ए करीम गेट्स द लैंड बैक। अज्यूम करो कि करीम केस जीत गया, उसको लैंड वापस मिल गई, along with the damages equal to the expenses incurred in respect of the suit filed। कहते हैं जी साथ में damages भी मिल गए हैं। वो कितने damages मिले हैं? उतने ही जितने का केस पे खर्चा होगा। करीम promised वाजिद that he will transfer the land to him। अब बाप ने बेटे से कहा कि तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हें ये लैंड ट्रांसफर कर दूंगा, एंड विल ऑल्सो reimburse him the expenses in respect of the suit। हाँ जी, अब मुझे बताइए, बाप बेटे से कह रहा है कि मैं तुम्हें लैंड दे दूंगा, सर उसके बदले कोई कंसिडरेशन डिमांड कर रहा है। अब इसके बदले कोई किसी भी तरीके की कंसिडरेशन मांग रहा है? नहीं। तो टेक्निकली अब मुझे किस टॉपिक में चले जाना चाहिए? नेचुरल लव एंड अफेक्शन में जाना चाहिए। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। मुझे नेचुरल लव एंड अफेक्शन में चले जाना चाहिए। और वो नेचुरल लव किस टाइम पे पूरा होता है, उसकी कुछ शर्तें होती थी, याद है? रिटर्न फॉर्म में हो, रजिस्टर्ड हो। तो जब तक ये रिटर्न नहीं होगा, रजिस्टर्ड नहीं होगा, ये पूरा नहीं हो सकता। और नीचे वो कहता है कि मैं तुम्हें वो खर्चे के पैसे भी रीइम्बर्स कर दूंगा। तो ये भी रिकवरेबल होगा, ये भी रिकवरेबल होगा। ऑल तो उसने वॉलंटरी किया था,
बट अब चूंकि दूसरी पार्टी ने ये इरादा कर लिया है कि मैं तुम्हें कंपनसेट करूंगी, तो आप उससे कंपनसेशन ले सकते हैं। आप उससे कंपनसेशन ले सकते हैं, ऑल्दो उसने वॉलंटरी बात की है। बट जब उसने एग्री कर लिया है, प्रॉमिस कर लिया कि मैं तुम्हें ये पैसे वापस करूंगा, तो अब ये क्लेमेबल है। अब आप इससे क्लेम कर सकते हैं। अब ये क्लेमेबल है, इससे क्लेम किया जा सकता है। नहीं, दूसरी वाली बात रिटर्न में जरूरी नहीं है। दूसरी वाली बात अगर वर्बल भी हो गई है तो बहुत है। जो वॉलंटरी वाली बात है ना, जो वॉलंटरी वाली बात है, उसके लिए राइटिंग जरूरी नहीं है। वो अगर आप सिंपल ओरल प्रॉमिस भी कर लें तो भी आप रिकवर कर सकते हैं। डन जी। चलूं आगे। चलें। अब आ जाए जरा इस क्वेश्चन नंबर 7A पे, पकैड पे, पी कैड। इसका पार्ट ए देखें, शाबाश, अगेन आई एम गिविंग यू टाइम, गिविंग यू 5 मिनट्स। इसको एक दफा देखें, सोचें समझें, जवाब ढूंढने की कोशिश करें, फिर उसके ऊपर बात करें।
जी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7A आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। जी जी, रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7A आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। 7A क्या कह रहा है? आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम पेलिकन कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड डिजाइन, कामरान शाह ओपन एन आर्ट गैलरी इन कराची टू शो केस हिज पेंटिंग्स. However, the gallery did not generate much public interest despite his extensive efforts. Kamran discussed the matter with his professor Adil Arib, the owner of Packard, emphasizing on his aspiration to achieve recognition for his painting. Kamran requested Adil to display his paintings in the Packard upcoming annual exhibition. ठीक है. Adil informed Kamran that he has already invited various artists for displaying their work in the exhibition. However, one of the artists, जिसका नाम सुहेल खान है, still has not responded. Adil proposed to Kamran that if Suhail refuses, अगर वो नहीं आता, तो फिर मैं तुम्हें उसकी जगह दे दूंगा, मगर कुछ टर्म्स होंगी. पहली टर्म ये है कि कामरान विल पे 50,000 टू पकार्ड फॉर एवरी पेंटिंग सोल्ड. Subsequent to the exhibition, Kamran will not sell his paintings in Karachi. In case of any dispute, the decision taken by Adil Shah will be final and cannot be challenged. Kamran must submit the details of his paintings 15 days before the exhibition, जो कि एक compulsory requirement है. बड़ी जालिमाना शर्तें हैं. कामरान agreed to the above terms और उसने साइन कर दिया कॉन्ट्रैक्ट 5 मार्च को. आदिल did not receive any response from सुहेल. अब बताइए इन्फोर्सेबिलिटी का क्या होगा? हाँ जी, कौन कौन से आपको पॉइंट्स, कौन से पॉइंटर्स आपके जहन में साथ ही आ जाते हैं जब आप इस सवाल को देखते हैं? क्या लगता है आपको इस सवाल को पढ़ के? सर, मुझे ये बताइए, क्या इसमें कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट आता हुआ नजर आ रहा है आपको? पहले मुझे ये बताइए, क्या इसमें आपको कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्यों नजर आ रहा है? क्यों? क्योंकि दूसरे बंदे की ज्वाइनिंग डिपेंडेंट कर दी है कि अगर वो सुहेल नहीं आएगा, हाँ, दूसरे के एक्शन पे डिपेंड कर दी है. और नीचे उसने कहा है कि चूंकि सुहेल नहीं आ रहा, ये कंफर्म हो गया है, देयरफॉर अब हम दूसरी पार्टी को मौका दे रहे हैं कि तुम आके अब अपनी पेंटिंग्स को डिस्प्ले कर सकते हो. तुम आके अब अपनी पेंटिंग्स को डिस्प्ले कर सकते हो. तो एक का एक्शन बिल्कुल दूसरे पे डिपेंड कर रहा है. अच्छा, अब जो चार बातें हैं आपने बताना है कि करके कि ये इन्फोर्सेबल है या नहीं. पहला पॉइंट, पेमेंट फॉर एवरी पेंटिंग सोल्ड. उसने कहा था कि जो भी पेमेंट बिकेगी हम 50,000 रुपया लेंगे. ये लीगल है कि इलीगल है? फिर सोचना है, इलीगल कैसे है? कमीशन लेना तो इलीगल नहीं होता ना. प्लेटफॉर्म फीस लेना तो इलीगल नहीं होता. जैसे फूड पांडा कहता है कि हम तुम्हारा सामान बेचेंगे और हर ऑर्डर के ऊपर तुमसे 10 रुपए लेंगे, प्लेटफॉर्म फीस लेंगे. तो भाई उन्होंने भी तो कमाना है ना. उन्होंने भी तो कमाना है, तो कमाना कैसे है? कमीशंस के साथ, सब्सक्रिप्शंस के साथ. तो ये तो बिल्कुल अलाउ है. तो ये जो पेमेंट मांगी जा रही है, ये बिल्कुल लीगल है, 101% लीगल है. इसमें कोई भी मसला नहीं है. इसमें कोई भी किसी भी तरीके का मसला नहीं है. ये 50,000 रुपया बिल्कुल 100% अलाउ है, वैलिड है. अच्छा, ये कहना है कि तुम ये पेंटिंग्स आफ्टर एग्जीबिशन मार्केट में नहीं बेच सकते, इसके बारे में क्या राय है? क्या आपको ये पढ़ के कोई कंटेंट जेन में आ रहा है, कोई टॉपिक जेन में आ रहा है? कोई टॉपिक जेन में आ रहा हो तो मुझे बताइए. याद करें जरा, एक टॉपिक था जिसमें हम एक बंदे को लीगल काम करने से रोकते थे.
हाँ जी, एक बंदे को लीगल काम करने से रोकते थे। वो क्या था? एग्रीमेंट टू रिस्ट्रेन समवन फ्रॉम लीगल वर्क। तो क्या हम उसको एक लॉफुल बिजनेस करने से रोक सकते हैं? अच्छा, कब रोक सकते हैं? अगर उसने अपनी गुडविल बेची हो। मगर क्या वो यहाँ पे गुडविल बेच रहा है? नहीं। तो इसका मतलब है कि ये वाला एग्रीमेंट तो वैलिड नहीं है। अच्छा, तीसरा। तीसरा उसने क्या कहा है कि तुम लीगल केस नहीं कर सकते। तो सर ये वाला पॉइंट भी तो था ना कि हम किसी को लीगल केस करने से भी नहीं रोक सकते। ये वाला पॉइंट भी आ जाएगा। और नीचे वो कह रहा था कि तुमने अपनी डिटेल्स देनी है 15 डेज पहले। तो ये तो अलाउ है कि भाई हम तुमसे चीजें मांग रहे हैं, तो तुमने 15 दिन पहले पहले हमें चीजें सबमिट करानी है। तो ये इस तरीके से सवाल होगा। पहली दो बातें, यानी कि पहली बात और ये चौथी बात, ये अलाउ है। बाकी दोनों अलाउ नहीं है। बाकी दोनों अलाउ नहीं है। चलिए जरा पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी। पार्ट बी। हाँ जी, आप हेडिंग्स में कर लें, बुलेट्स में कर लें, दोनों वैलिड। सर जी, assume that in part A, Kamran subsequently knows before the date of exhibition that his paintings would be displayed in the exhibition without any mention of his credentials. यानी कि उसके नाम के बिना रखी जाएंगी। Despite the fact that at the time of signing the contract, Adil had promised to display the paintings under the category emerging artist along with the prominent credentials. सर ये कहा गया था कि हम आपके नाम के साथ दिखाएंगे, लिखेंगे इमर्जिंग आर्टिस्ट, बट सब्सिक्वेंटली ये पता चल गया कि कोई नाम शाम का चक्कर नहीं है। कोई नाम शाम का चक्कर नहीं है। तो सर क्या ये एक तरह से ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है? क्या यहाँ पे एक बंदा दूसरे को डिसीव कर रहा है? और यहाँ पे धोखे से देखे ना, एक दफा एक तरफ वो कह रहा है कि भाई हम तुम्हारा नाम दिखाएंगे, और बाद में सब्सिक्वेंटली पता चल रहा है कि नाम नूम का कोई चक्कर नहीं है। मगर नाम दिखाएंगे कह के ये लफ्ज बोल के उसको कॉन्ट्रैक्ट में उतारा गया है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि उसकी फ्री कंसेंट नहीं है इस चीज के ऊपर? उसकी फ्री कंसेंट नहीं है इस चीज के ऊपर। तो दिस कैन बी अ मिसरिप्रेजेंटेशन एंड इट कैन बी अ फ्रॉड। अच्छा, दोनों में फर्क क्या होता था? मिसरिप्रेजेंटेशन में और फ्रॉड में डिफरेंस क्या होता था? मिसरिप्रेजेंटेशन में और फ्रॉड में व्हाट वाज द एक्चुअल डिफरेंस? क्या था? एक में इंटेंशन का फर्क होता था। तो दोनों केसेस में ये वॉइडेबल है। दोनों केसेस में क्या है? वॉइडेबल ही है ना। तो आपने दोनों केसेस को इंडिपेंडेंटली डिस्कस कर देना। यानी कि आपने फ्रॉड को सामने रख के भी डिस्कशन करनी है, और आपने मिस रिप्रेजेंटेशन के केस को सामने रख के भी डिस्कशन कर देनी है। ठीक। तो दोनों केसेस को सामने रख के आपने डिस्कशन करनी है। अच्छा जी। चलो जरा आप 8A देख लेते हैं। 8A, साइका और आलिया। इसको जरा पढ़ लें एक दफा। 8A को एक दफा पढ़ लें जल्दी से, फिर हम इसकी बात करते हैं।
जी जनाब, साइका की कहानी आपकी जुबानी। क्या समझ आई आपके इस सवाल से? क्या समझ आई है आपको इस सवाल से? क्या क्वेश्चन है इसका? क्या हो रहा है इसमें? सर मुझे ये बताइए, आप लोगों ने सवाल पढ़ लिया होगा। क्या ये दोनों बहनें, यानी कि साइका और आलिया, ये आपस में जॉइंट प्रोमिसर हैं या नहीं? क्या ये दोनों बहनें आपस में जॉइंट प्रोमिसर हैं या नहीं है? हैं। और अगर कोई एग्रीमेंट ना हुआ हो, तो बाय डिफॉल्ट रूल क्या होता है कि जो फैजान है वो किसी को भी कंपेल कर सकता है, किसी को भी कह सकता है कि भाई मुझे पेमेंट करो, किसी से भी पेमेंट डिमांड कर सकता है। क्योंकि लायबिलिटी ज्वाइंटली भी है और लायबिलिटी उनकी अलग अलग भी है, सेवरल भी है। ऐसे ही है, लायबिलिटी ज्वाइंट और सेवरल है। और अगर साइका को मजबूर किया जा रहा है और साइका सारे पैसे दे देती है, तो क्या साइका बाद में आलिया से ये रिकवर कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। और अगर एक पार्टी खुद को रिलीज करवा दे, तो क्या दूसरी पार्टी ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाती है? नहीं, दूसरी पार्टी ऑटोमेटिकली रिलीज नहीं होती, और जो पार्टी रिलीज हुई भी है वो सिर्फ फैजान के लिए रिलीज हुई है। जो उसका जॉइंट प्रोमिसर था वो उससे बाद में रिकवर कर सकता है, वो उसके लिए रिलीज नहीं हुई। तो टेक्निकली रिलीज होने का फायदा ही कोई नहीं है। बस ये फायदा है कि आपसे उस वक्त पैसे डिमांड नहीं किए जाए। बस ये ही फायदा होता है कि आपसे उस वक्त पैसे मांगे नहीं जाते। डन। जी ओके हो गया जी। चले, बेहतरीन हो गया। अच्छा जी, अब हमारा कल का टारगेट है। कल का टारगेट सुन लें। कल का हमारा टारगेट है स्प्रिंग 2025 का पूरा पेपर। स्प्रिंग 2025 का पूरा पेपर हम लोगों ने अटेम्प्ट करना है। जो सवाल हमारे कोर्स में खत्म हो चुके हैं उनको नहीं देखेंगे। तो स्प्रिंग 25 का पेपर हम लोग कल अटेम्प्ट करेंगे। आप लोगों ने एक दफा खुद कोशिश करके आनी है। ठीक है। और फिर कल उसके ऊपर बात करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज।